हेलो दोस्तों, राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज़ है। आप लोग इसे ज़रूर लगाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये। और मैं झारखंड स्पेशल का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो आप चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं। तो देखिए, अशोक के अभिलेख में 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया था: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई। तो ब्राह्मी जो है वो भारत में, अशोक की लिपियां में जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत में, जबकि ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है वो अफगानिस्तान में, वही खरोष्टी लिपि जो है वो पाकिस्तान में पाई गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। तो जो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के जो होते थे ना, वो चांदी के होते थे। ये चांदी के होते थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी ये काफ़ी फेमस थे ये सिक्के। तो याद रखिएगा ये किस धातु के बने होते हैं, तो चांदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मिलान करना है कि रंगपुर, एक साइड में आपका हड़प्पीय स्थल दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल थे, और एक साइड में जो है आपकी स्टेट दिया गया है, कहाँ से, मतलब ये किस एरिया से बिलोंग करते थे। तो रंगपुर जो है आपका ये गुजरात से, वही कालीबंगा जो है आपका राजस्थान से, जिसे काले रंग की चूड़िया इसे कहा जाता है, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो सिंध। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का तो मोहनजोदड़ो हुआ करता था, बट हाल ही में राखीगढ़ी जो है उसको सबसे बड़ा शहर घोषित कर दिया गया है हड़प्पा। ये जो आपका रंगपुर है, ये रंगपुर जो है ये मादर नदी पर स्थित है, मादर नदी पर। वही जो आपका कालीबंगा हो जाएगा, आपका कालीबंगा इसे काली रंग की चूड़िया कहते हैं, और ये कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी याद रखिएगा। जबकि वही आपका जो राखीगढ़ी है, वो राखीगढ़ी जो है ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। वही मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे, इसको भूल से भी सिंधु नदी के किनारे नहीं लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद। देखिए, वेद दिया हुआ है, तो एक तरफ वेद है और दूसरा तरफ उसका विषय वर्णन है, मतलब कौन सा वेद किस लिए प्रसिद्ध था। तो ऋग्वेद जो है, इसमें ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं की स्तुति। 4 प्रकार की वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसको मिलाना है। वहीं सामवेद जो है आपका गायन के लिए प्रसिद्ध है। यजुर्वेद जो है इसमें ऋचाएँ और कर्मकांड है। यजुर्वेद में जितने भी ये कर्मकांड होते हैं, जग, हवन, ये सब जितने भी हैं ये सभी यजुर्वेद के हैं। जबकि देवता का प्रार्थना, स्तुति, विनती ये जो है आपके ऋग्वेद में आते हैं। सामवेद में जितने भी गायन है, जितने भी स्वर हैं, ये सब सामवेद में। वही जादू, टोना, भूत, पिचास ये सब जितने आते हैं अथर्ववेद में। तो याद रखिएगा, जो ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 और वहीं पे सी का 2 और डी का 1, यही हो जाएगा इसका मिलान। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस जो जितने चारों वेद जो हैं इनके उपवेद जो हैं वो फेमस है। तो ऋग्वेद के जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद, ये ऋग्वेद के उपवेद हैं, आयुर्वेद। वही जब आते हैं सामवेद पे, तो सामवेद के जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद इसके उपवेद है। वही यजुर्वेद के बात करते हैं, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद। जबकि अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है या अर्थशास्त्र है, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
5। महाविभास जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो ये द्वितीय बौद्ध परिषद में इसकी मतलब स्थापना की गई थी। मतलब ये द्वितीय विश्व जो बौद्ध संगीति हुई थी उसी में इसको लिखा गया था। देखिए मैंने बौद्ध धर्म के बारे में जो वीडियो है अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बढ़िया से एनिमेटेड तरीके से पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद MCQ भी कराया है, तो देख लीजिएगा, उसमें सब क्लियर आपको हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद ये आपके राजगिरी में हुआ था, वहीं द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में और चतुर्थ जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। प्रथम जो हुआ था उस समय शासनकाल जो था अजातशत्रु का था, जबकि इसकी अध्यक्षता जो किए थे महाकश्यप किए थे। वही द्वितीय कालाशोक और ये वैशाली में हुआ था, और इसके जो थे अध्यक्ष वो सबकामी थे, सबकामी। और वहीं पे जो तृतीय हुआ था, तृतीय की अध्यक्षता जो किए थे वो मोगलीपुत्तिस किए थे, मोगलीपुत्तिस। और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक सम्राट। जबकि चतुर्थ जो था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, वसुमित्र। याद रखिएगा ये भी चीज़ें। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र में पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो धौलीमुख शिला राजा देश। धौलीमुख शिला राजा देश जो है वो अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया था। देखिए जितना भी क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अशोक की बात आती है तो अशोक के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र थे, और इनका जन्म जो हुआ था वो 269 में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब BC बिफोर क्रिस्ट। और अशोक जो थे इनके समय का सबसे फेमस घटना है 261 BC में जो कलिंग का युद्ध हुआ था वही, क्योंकि इसी युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार से ये व्यथित होकर के लास्ट में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और पूछता है कि बौद्ध धर्म किसके कहने पर ये अपनाए थे? तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म जो अपनाए थे ये उपगुप्त के अनुसार, उपगुप्त जो थे बौद्ध भिक्षु, इन्होंने ही इनको दीक्षा दिया था बौद्ध धर्म का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का ही स्थान आता है। और ये पाली शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय पाली शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। पाली, बौद्ध, वेनसांग, फहियान जितने भी चीनी शासक आए वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे और रुके भी थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसको नष्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है इसको नष्ट कर देता है 12वीं सदी में। ये भी चीज़ें जो हैं इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है कि इसका विस्तार जो हुआ था वो श्रीलंका और मालदीव तक हुआ। सही बताना है कौन सा इसमें से सही है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी। मतलब बोल रहा है कि चोल साम्राज्य जो था इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। तो बिल्कुल ये सही है। चोल बहुत ही समृद्ध वंश था और ये दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना हुई थी। चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे और चोल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम भी थे जिन्होंने सबसे पहले श्रीलंका पे अधिकार किया था। सबसे पहले श्रीलंका पे अधिकार जो किया था वो राजराज प्रथम किए थे, राजराज प्रथम। और इन्होंने ही सबसे पहले राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया था। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण पूछता है किसने किया था, तो राजराज प्रथम। वहीं संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला अगर प्रथम चोल शासक बताया, भारत का शासक बताया, तो राजेंद्र प्रथम।
राजेंद्र प्रथम जो थे वो संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिए थे, राजेंद्र प्रथम। तो इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ, सही है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिर, तो राजेश्वर मंदिर है, राजेश्वर मंदिर वो शैव मंदिर ही है। तो चोल शासकों ने बहुत सारा शैव मंदिर बनाया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए गजनी राजवंश जो था इसका स्थापना अल्पगीन किया था, अल्पगीन। और गजनी वंश के ही थे मोहम्मद गजनवी, जिसके गुलाम मोहम्मद गौरी सिंह, मोहम्मद गौरी जो मोहम्मद गौरी का गुलाम फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये ऐसे ऐसे होते आ गया था। तो गजनी वंश के जो संस्थापक थे वो अल्पगीन थे, अल्पगीन। गजनी राजवंश की चर्चा करें तो अल्पगीन का ही पुत्र था महमूद गजनी। और महमूद गजनी जो था, ये गजनी वंश जो था तुर्की राजवंश था, तुर्की राजवंश। और महमूद गजनी से फेमस क्वेश्चन आता है कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, टोटल 17 बार, याद रखिएगा। और महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था वो आपके 1000 ईस्वी में इसका प्रथम आक्रमण हुआ था पेशावर में। वहीं इसका द्वितीय आक्रमण बहुत फेमस है, 1001 ईस्वी में इसका द्वितीय आक्रमण होता है, जो शाही राजा थे जयपाल के विरुद्ध। इसमें जयपाल की पराजय हो गई थी, याद रखिएगा 1001 में। इससे संबंधित क्वेश्चन में फेमस क्वेश्चन आता है गजनी से संबंधित कि 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, और वहां से इसको बहुत सारा धन मिला था। और उस आक्रमण में इसने हजारों हिंदुओं की गर्दन काट ली थी। तो ये भी चीज इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? अर्घट। तो देखिए अर्घट शब्द जो है वो भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील था। मध्यकाल भारत के संदर्भ में ये जो अर्घट शब्द आया था यह भूमि सिंचाई के लिए आया था। तो चलिए मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इससे संबंधित जो भी इसके शासन व्यवस्था में शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत में अगर आया जाए तो देखा जाए तो साला भोग शब्द मिलता है, साला भोग। तो साला भोग जो शब्द था इसका उपयोग जो किया गया था वो किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि के लिए किया गया था, किसी विद्यालय की रख रखाव की भूमि के लिए, ये भी याद रखिएगा। वहीं बेलन बगई शब्द मिलता है। तो बेलन बगई जो था वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलन बगई कहा जाता था, बेलन बगई, ये भी याद रखिएगा। वहीं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में भी आपको कुछ शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको 4 प्रकार की कर व्यवस्था उस समय लागू किया जाता था, जजिया, जकात, खराज और उस्र। जजिया, जकात, खराज और उस्र। बात करें जजिया का तो जजिया जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों द्वारा। और वहीं जकात जो था वो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, जकात पूछता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है। जकात मुसलमानों पर, वहीं जजिया जो था वो गैर मुस्लिमों पर लागू कर था। खराज जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज जो था वो भूमि कर था, ये जो था धार्मिक कर था और ये भूमि कर था खराज, गैर मुसलमानों द्वारा। वहीं उस्र की बात किया जाए तो उस्र जो था वो मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर था। तो ये 4 प्रकार का मध्यकालीन भारत में टैक्स भी फेमस था, जजिया, जकात, खराज और उस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो जब देवगिरी का आक्रमण किया गया था तो वहाँ के उस समय जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे, और उस समय ये जो शासन किया था उसका गुलाम मलिक कफूर था, मलिक कफूर। और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, 1000 दिनारी, क्योंकि इसे मेला में से 1000 दिनार रुपया में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था, मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी
इसने घोड़ा दागने की व्यवस्था, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही शुरू किया गया था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली को भी बढ़ावा दिया था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। वही खिलजी वंश का अगर संस्थापक का बात आ जाए तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाया क्या है, जिसने मतलब नाम क्या है, जिसने जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। मतलब अकबर के दरबार में जो सुलेखनकार थे उनका नाम क्या है, जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो नाम था वो मोहम्मद हुसैन था, मोहम्मद हुसैन। गुलाम वंश के अंतर्गत अकबर जो थे वो काफ़ी फेमस शासक हुआ करते थे, काफ़ी फेमस थे। और अकबर के जो शासनकाल, अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से 1605 तक था। और इनके समय का सबसे फेमस घटना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 को आई थी, याद रखिएगा। और ये जो है महत्वपूर्ण घटना है अकबर के समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, मतलब मिलान करना है। कौन से भूमि मुगल काल में फेमस थी, कैसे थी फेमस, ये चीज़ें मिलाना है। तो जो नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि थी इसे पोलज कहा जाता था, पोलज। वहीं जो आपका 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद जो खेती किया जाता था उसे परती कहा जाता था, उसे परती, याद रखिएगा परती। और जबकि 4 वर्ष से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के लिए जो भूमि परती उसको 4 या 5 वर्षों के लिए अगर छोड़ा जाता था तो उसको बंजर, वहीं 2 से 3 वर्ष परती रहना चाचर। देखिए होता क्या था, ये जो बंजर था ना इस पर खेती ही नहीं होता था। तो यहाँ 4 वर्ष या 5 वर्ष दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये बंजर भूमि जो था ऐसे भूमि को कहा जाता था जो उपजाऊ नहीं था। मतलब इस पर न लगान वसूला जाता था ना इस पर खेती होता था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये फेमस है परती, पोलज, बजर और चाचर। ये 4 जो भूमि है ये मुगल काल के दौरान फेमस भूमियाँ थी। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि पोलज, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करने वाला भूमि परती, वही 2 से 3 वर्ष परती रहना चाचर, और 4 से 5 या इससे अधिक वर्ष वाली भूमि बंजर के नाम से जाना जाता था। 16 में आते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। तो निजाम उल मुल्क को चिनकिलीज खां भी कहा जाता है, चिनकिलीज खां, और इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, नहीं, ये गलत है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये भी सही है। और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, ये भी सही है। निजामुल मुल्क जो है इसका फेमस, इससे क्वेश्चन बनता है कि चिनकिलीज का किसका उपनाम था, तो निजामुल मुल्क का, और इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये सही है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगल के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये भी सही है। वह 1722 में वजीर बना था, ये भी सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ये गलती है, ये ऐसा इन्होंने काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध है और उसका मिलान है कि कौन सा, इस युग में पर विचार करना है कि ये सही है या गलत है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। देखिए इसमें बताना है कि इसमें कौन सही है, बताना है कि कौन सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, और ये इसके तहत एक सला चैपल की संधि हुई थी, तो ये गलत है, पांडिचेरी की संधि नहीं हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ था, और इसमें ये अनिर्णायक था और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी, तो ये भी क्या है, गलत है। जबकि वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये 1756 से
63, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, तक हुई थी और यह पेरिस की संधि के तहत हुई थी। ये सही है, तो इसमें केवल डी जो हो जाएगा वो तृतीय जो 3, ये सही होगा। और ये जितनी भी हुई है युद्ध, कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई है, याद रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल 3 सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो देखिए 1857 की क्रांति की बात की जाए तो ये जो क्रांति हुई थी, एक सेकेंड, तो ये इसका जो आंसर होगा वो दिल्ली में होगा। देखिए 1857 की क्रांति जो है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया हुआ है 1857 की क्रांति, और ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है 1857 की क्रांति। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये 29 मार्च को बैरकपुर से स्टार्ट होती है। मंगल पांडे वहाँ से विद्रोह शुरू करते हैं, बाग और हॉर्सन को गोली मार देते हैं, ह्यूसन को। 8 अप्रैल को उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फिर ये धीमी पड़ जाती है। फिर मई को फाइनली 10 मई को ये मेरठ से स्टार्ट होती है। 12 मई को सबसे पहले दिल्ली पे ये जो विद्रोही थे, विद्रोहकर्ता भारतीय जो थे, ये दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ बहादुर शाह द्वितीय को इस युद्ध का राजा घोषित करते हैं, संग्राम का, स्वतंत्रता संग्राम का। तो शुरुआत मूल रूप से देखा जाए तो मेरठ से, लेकिन मेरठ के बाद सबसे पहले जो इसका किला था वो दिल्ली था। तो दिल्ली से हुआ था और दमन भी यहीं पे दिल्ली में ही किया गया था। जो सबसे पहले अंग्रेज जो थे इस विद्रोह को किस शहर पर दोबारा कब्जा किए थे? तो दिल्ली पर ही किए थे, क्योंकि दिल्ली ही उसका गढ़ था, याद रखिएगा, दिल्ली। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने मराठा में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, तो क्या ये सही है? सेकेंड, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। और थर्ड जो है 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। तो इस पर विचार करना है, एक सेकेंड, इस पर विचार करना है और बताना है कि मतलब कौन सा इसमें सही है, सही बताना है कि कौन सही है। तो उन्होंने मराठा में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, ये बिल्कुल सही है। और इसी पत्रिका के लिए उनको सर्वप्रथम जेल जाना पड़ा था, 6 वर्ष की सज़ा उनको हुई थी इसी पत्रिका के लिए। तो बोलता है पत्रिका का कार्य निर्वहन करते हुए कौन जो थे वो सर्वप्रथम जेल गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने मराठा समाचार पत्र जो निकाला था वो अंग्रेजी में निकाला था, अंग्रेजी में। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव दोनों प्रारंभ किए थे, शिवाजी और गणपति उत्सव, ये भी याद रखिएगा। वहीं 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का भी आंदोलन चलाया था, ये भी सही है। तो ये तीनों जो है इनसे संबंधित कथन सही है। बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग अधिवेशन के लिए भी याद किया जाता है, क्योंकि अप्रैल में ही इन्होंने होम रूल लीग अधिवेशन का शुरुआत कर दिया था। बाद में सितंबर में एनी बेसेंट चालू करती हैं पूरे देश में, जबकि ये पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू में ही स्टार्ट कर दिया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कांग्रेसों के बीच में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे, उनका मिलन में सबसे बड़ा योगदान जो था वो बाल गंगाधर तिलक का ही था। और नरम दल गरम दल भी इसी अधिवेशन में मिले थे। तो इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बाल गंगाधर तिलक से इम्पोर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे विचार करना है, इस पे विचार ये करना है कि बताना है कि कौन, इसको सजाना है कि कौन किस क्रम में हुआ, मतलब सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन हुआ था। तो देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का बात करते हैं तो ये 1906 में ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खां इसके गठन करता थे। वही बंगाल विभाजन की बात की जाए तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये भी 1906 में ही हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में।
बंगाल विभाजन 1905 में। वही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन विभाजन जो हुआ था, जिसमें 2 भागों में बट गया था कांग्रेस, ये 1907 में हुआ था। तो आप समझा लीजिए, सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3, 2 1 3, ये इसका आंसर जो होगा 2 1 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, गांधी जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और गांधी जी की नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हीरो थे। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल सही है। और ये दिन जो था वो 9 जनवरी का दिन था, और इनके लौटने के ही दिन पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सही है। 1916 में ही इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो बोल रहा है कि अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पहला जो गांधी जी का सफल सत्याग्रह है वो चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? 1917 में। जब गांधी जी लौट करके आते हैं तो सबसे पहले वो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वहीं पे उनको मुरली भरहुआ निवासी राजकुमार शुक्ला से मुलाकात होता है, और वही उनको वहाँ पे चंपारण में आने के लिए आग्रह किए कि भाई यहाँ की जो नील कृषक हैं, इनकी स्थिति जो है बहुत बदतर है, आप आकर के थोड़ा सा इनका हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नील जो रंग विरोधी आंदोलन था उसमें बहुत सफलता हासिल किए थे। अंग्रेजों को इन्होंने धूल चटाया था, इसलिए इनकी भारत में बहुत व्याख्या हो रही थी, गुणगान हो रहा था कि हाँ भाई गांधी जी सब कुछ कर सकते हैं। और हुआ ऐसा ही 1917 में ये सफल इनका हो भी गया, राजी हो गए, अंग्रेजों को राजी कर दिए। 3/20 जो था नियम, उस पर 3 कठिया व्यवस्था को हटा दिए थे। खेड़ा 1918 में और अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में। सबसे पहले पूछता है कि भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1918 के अहमदाबाद सत्याग्रह में। याद रखिएगा, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, ये मिल मजदूरों के खिलाफ था, सपोर्ट में, मतलब ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो देखिए, अब हम आपको रुकिए चर्चा कर रहे हैं बढ़िया से। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा की बात की जाए तो सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ। और देखिए, भारत के मैप द्वारा जितना भी सीमा है, जो जिस राज्यों से लगती है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये पूछता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। आइए कुछ हम चर्चा कर दे रहे हैं। 2 राज्यों की बात की जाए, जो किसी मतलब 2 ऐसे बोल रहा है कि 2 देशों से सीमा जिसका स्पर्श होता हो, ऐसे 2 राज्यों का मतलब नाम बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। तो सिक्किम जो है आपका, ये चीन के साथ और नेपाल के साथ, इनके 2 देश जो हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है वो चीन और दूसरा नेपाल, याद रखिएगा। वहीं आते हैं पश्चिम बंगाल पे, तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपके नेपाल के साथ में और बांग्लादेश के साथ में, नेपाल और बांग्लादेश। जबकि मणिपुर की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार के साथ, ये म्यांमार के साथ। तो मणिपुर केवल म्यांमार के साथ, याद रखिएगा। वही बात असम की हो तो असम जो है एक तरफ भूटान से और दूसरे तरफ बांग्लादेश से। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन से राज्य जो हैं वो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? तो पहला सिक्किम हो जाएंगे, दूसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा और तीसरा असम। जबकि मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर इसमें नहीं है। वही 3 देशों से सीमा की बात आए तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, वही भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए उसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटी निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? पेनगंगा हो गया या गोदावरी घाटिया हो गई, इसमें किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो कुडाप्पा समूह की चट्टान इसमें पाई जाती है। कुडाप्पा ऐसा जानने के लिए आता है सबसे पहले कौन सी चट्टान कैसे आई थी, तो हम बताए थे ट्रेक ADKVG, आर्कियन, धरवाड़, कुडाप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। आर्कियन, धरवाड़, कुडाप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये पूछता है इसका क्रम कौन सबसे पुराना है, तो आर्कियन, उसके बाद धरवाड़, कुडाप्पा, विंध्यन और गोंडाना, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कुडाप्पा समूह की चट्टान। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, सबसे पुराना? तो आर्कियन, अभी मैंने बताया ना, आर्कियन, ADKVG, आर्कियन, धरवाड़, कुडाप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? हिमाचल और शिवालिक के बीच में। तो देखिए हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में हो रहा है, तो हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहला ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, फिर निम्न या मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। शिवालिक जो सबसे नीचे की चोटी है, शिवालिक निचला स्तर। तो शिवालिक और हिमाचल के बीच जो स्थित है लंबवत जो घाटी है उसको दून कहते हैं। दून या देहरादून, ये सब आता है ना, ये दून जो है ये हिमाचल और शिवालिक के बीच ही स्थित है। वहीं शिवालिक जो है इसके निचले भाग को तराई कहा जाता है, याद रखिएगा, तराई। शिवालिक को निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। वही जो बृहद हिमालय है उसको आंतरिक हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, मतलब किस द्वीप समूह को 11 डिग्री चैनल विभाजित करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो अमीनी द्वीप और कानामोरे द्वीप, अमीनी द्वीप और कानामोरे द्वीप के बीच में ये विभाजित करती है। आइए समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकाय के बीच में अवस्थित है। वही 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण तक में लेकर किसको सजाना है, याद रखिए। तो उत्तर से दक्षिण में आइएगा तो सबसे पहले तो काराकोरम आएगा, सबसे उत्तर में यही है। काराकोरम के बाद आपका लद्दाख आता है, इसको KL जैसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका जास्कर आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद आपका पटकाई बूम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 3, 4, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये प्रमुख झील है और झील के प्रकार है, कौन से झील किस प्रकार के हैं। तो देखिए जो भीमताल है वो विवर्तनिक प्रकार का झील है, विवर्तनिक प्रकार का। वहीं अष्टमुडी जो केरल में है ये लैगून प्रकार का झील है। लैगून जो समुद्र के किनारे पाई जाने वाली झील जो होती हैं वो लैगून प्रकार की झीलें होती हैं। वहीं गोहना जो है वो भूस्खलन झील है, भूस्खलन प्रकार का। जबकि लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है, ये क्रेटर ये ज्वालामुखी से निर्माण से, मतलब उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। तो ये क्रेटर प्रकार का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A का 3, B 1, C 2 और D 4 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन
भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो भारत के 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक जो वर्षा है वो पश्चिमी घाट में होती है, पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो गया। और ये मेघालय की पहाड़ियों में देखने को मिलेगी। मासिनराम जो है वो मेघालय में ही है, जहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। तो ये पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ी है। ये तीन जो जगह है यहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा मिलती है। कोरोमंडल तट, भारत में दो तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, वही पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स, तो मोनेक्स का जो संबंध है वो मानसून प्रयोग से है, मानसून प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? दूसरा स्थान पे बोल रहा है। तो देखिए भारत की मृदा, भारत की जो मृदा है वो 8 प्रकार की है, 8 प्रकार की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है। उसके बाद लाल, उसके बाद काली, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। मतलब जलोढ़ के बाद आपका लाल और लाल के बाद काली, फिर लेटेराइट मृदा। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो क्षेत्रीय मिट्टियाँ जो हैं ये 4 फेमस हैं, जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा की बात करें तो लाल मृदा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ये नदी है और दूसरा परियोजना है, उसका मिलान करना है। तो देखिए दो जो है वो गलती से दूसरे पेज में चले गए हैं, तो चलिए हम यहीं पे समझा देते हैं आपको। भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। वही भागीरथी दिया है, तो भागीरथी पे कौन सा है? टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना भागीरथी। अष्टमुदी, अष्टमुडी जो है वो आपका महानदी पर ही है, अष्टमुडी महानदी पर। वही नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा गोहाना, तो गोहाना जो है वो चंदरा नदी पर ही है, चंदरा नदी पर। तो इसका आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। गलती से एक ही पेज पे आ गया था, 2 पेजों पे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मतलब कहाँ पे लोहा का जो खनन नहीं होता है, लौह अयस्क का खनन नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो बादाम का पहाड़ी है यहाँ लोहा का खनन होता है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लोहा का होता है, अनंतपुर में भी होता है, लेकिन जावर जो है ये राजस्थान में है, यहाँ सीसा का उत्पादन होता है, यहाँ लोहा का नहीं होता है। तो ये जो होगा आंसर नहीं होगा, बाकी सब होगा। बाकी बादाम की पहाड़ी यहाँ भी लोहा का उत्पादन होता है, बेलाडीला में भी होता है और अनंतपुर में भी होता है। लौह अयस्क खनन के बारे में कुछ रुकिए जान लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले 1874 में लौह इस्पात कारखाना बैठाया गया था बराकर नदी पे, बराकर नदी के किनारे कुल्टी में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। जबकि देश में सबसे पहला बड़ा पैमाने पर और सफल तरीके से अगर कारखाना का लौह इस्पात उद्योग का बात करें तो 1907 में, और ये टाटा में अपना बैठाया गया, जमशेदपुर टाटा द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा, टाटा में सुवर्णरेखा नदी के किनारे है साक्षी, वहीं पर ये बैठाया गया था जमशेदपुर में। तो ये सफल पूछेगा तो 1907 में, पहला पूछेगा तो 1874 में कुल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योगों के लिए नहीं जाना जाता है? इसमें भी वही है कि कौन सा इसमें लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो रेणुकूट जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। भद्रावती, सेलम और विशाखापट्टनम ये तीनों जो हैं और लौह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं, रेणुकूट जबकि नहीं जाने जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसका मिलान करना है, ये नेशनल वाटरवे है, इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताते हैं। देखिए नेशनल वाटर 1 NW1, तो ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया,
इलाहाबाद से इसका स्टार्ट होता है और हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया, तो NW1 सही है। NW2 ये सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, तो NW2 यहाँ कोटापुरम से कोलम दिया है जो कि गलत है। अब आते हैं 3 में, NW3 जो है वो कोटापुरम से कोल्लम, कोटापुरम से कोल्लम, जो कि ये NW2 में दिया है, तो ये भी क्या है, गलत है। NW4 जो है वो आपका काकीनाडा और पुदुचेरी, तो ये भी क्या है, सही है, काकीनाडा और पुदुचेरी। वही NW5 जो है वो तलचर से धामरा, तलचर से धामरा, तो ये चीज़ें हैं नेशनल वाटर वे। और वहीं NW6 जो आता है वो लखीपुर से भांगा, लखीपुर से भांगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा 3 और 4 सही होगा, 3 और 4। 3 और 4, 3 4 नहीं है, 1 सेकंड रुकिए। 45 कौन सा सही सुमेलित, अच्छा नहीं है, सॉरी, सही सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2, 1 और 2 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि 3 और 4 सही सुमेलित है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 और 2 होगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, लिंगानुपात बता। तो पुदुचेरी जो है इसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। वहीं भारत में बात की जाए तो लिंगानुपात 943 है, 943, जबकि अपना सबसे कम बोला जाए, सबसे कम आपसे पूछे कि सबसे कम कहाँ पे लिंगानुपात है, तो सबसे कम हरियाणा में लिंगानुपात है 879, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 879। वही बिहार में लिंगानुपात देखा जाए तो 918, 918 बिहार का 918। वहीं पे आपसे अगर राज्यों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछ दे तो केरल में, कहाँ पे, केरल में, यहाँ 1084 है, 1084। जबकि आपसे अगर सबसे ज़्यादा पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो पुदुचेरी, पुदुचेरी याद रखिएगा, तो हो गया। देखिए भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943, बिहार का लिंगानुपात पूछे तो 918, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो केरल 1084, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछे तो पुदुचेरी, सबसे कम पूछे तो हरियाणा 879, ये लिंगानुपात था। 48 निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो पहला जो है कि 2 या अधिक स्तर वाली सरकार, देखिए 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होगी तो जाहिर सी बात है संघात्मक होगी, यहाँ एकात्मक की कोई बात नहीं आती है। संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य में सह अस्तित्व, कोई जैसे राज्यपाल का पद है, केंद्र और राज्य ही नहीं, कोई भी चीज़ जहाँ मतलब कुछ लोगों के द्वारा गठित की गई हो, चीज़ें हो, वो संघात्मक होती है। जैसे मान लीजिए राज्यपाल है, तो राज्यपाल जो है ये संघात्मक का प्रतीक नहीं है, एकात्मक का है, क्योंकि इस पर पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति का होता है। वही अखिल भारतीय सेवाओं का बात आता है, जिसका गठन आर्टिकल 312 के तहत होता है, तो ये जो है इस पर पूर्ण अधिकार आपका राज्य विभाग कहा जाता है, राज्य सरकार का, तो ये भी कहीं ना कहीं एकात्मक का लक्षण दिखता है, ये भी संघात्मक नहीं है। तो जहाँ सह कोऑपरेट का बात हो, सह अस्तित्व मतलब दोनों की सहयोग की बात हो, तो वही संघात्मक होती है। तो 2 या अधिक स्तर वाली सरकारें सही है। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, सबका अलग अलग अधिकार क्षेत्र हो, यह भी लक्षण है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी एकात्मक नहीं है, संघात्मक का ही प्रतीक है। तो कुछ जो लक्षणें हैं और संघात्मक और एकात्मक, इसको याद कर लीजिएगा। वही राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेही, जब जवाबदेही की बात आ जाती है ना, तो ये एकात्मक का लक्षण है, जवाबदेही एकात्मक का लक्षण है। तो ये चीज़ें नहीं होगी, बाकी वो चीज़ें विशेषता है 1 2 3। तो बोल रहा कि कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो 1 2 और 3, तीनों जो होगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। देखिए इसमें संविधान 9 दिसंबर को सबसे पहले संविधान सभा का बैठक होता है, 9 दिसंबर 1946 को।
उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और ये बिहार के ही थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी नहीं थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को चुनाव होता है और ये राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। और जब अंतरिम सरकार के गठन से पहले, अंतरिम सरकार के गठन से पहले कुछ समितियां बनाई जाती हैं, उन समितियों के ही अध्यक्ष के बारे में बात हो रहा है। तो संघ आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे अल्पसंख्यक समिति के, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बोल रहा क्या सही है? तो ये जो है वो कहीं से सही नहीं है। मूल अधिकार या अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर नहीं थे। भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। तो ये अध्यक्ष प्रारूप समिति के थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं एक और है इसमें कार्य संचालन समिति, तो इसके KM जोशी थे, KM जोशी, मतलब प्रांत संविधान समिति, ये प्रांत कार्य संचालन समिति है। तो ठीक है, चलिए एक संचालन समिति भी आता है जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ये कार्य संचालन समिति है, इसके KM जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब किस राज्य का कैसे निर्माण हुआ है इसके अनुसार इसको सजाना है। देखिए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था 1971 में हुआ था, 1971 में। वही मणिपुर का जो गठन हुआ था 1972 में, 1972। जबकि आपका मिजोरम 1987 में, मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था, ये याद रखिएगा। वही असम का बात किया जाए तो असम जो है इसका गठन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी समय मतलब उसका गठन जो है 1947 में ही हो गया था असम का। तो आपको इसके अनुसार सजाना है, निर्माण के अनुसार। तो 4 जो होगा सबसे पहले होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। 4 1 2 3 देखते हैं ऑप्शन में, 4 1 2 3। तो आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, C। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, 7 प्रकार का था जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अब टोटल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार रह गया है। और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में आपका जो आपका है वो समानता या समता का अधिकार है, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वही स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 से 22 में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिलेगा जो आर्टिकल 23 से आपको 24 में देखने को मिलेगा। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखने को मिलेगा। वही संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलेगा। और इसको ही सबसे पहले इसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान का आत्मा की उपाधि दिए थे आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इसमें शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ये सही है। काम पाने की अधिकार के बारे में कहीं कुछ मौलिक अधिकार में चर्चा नहीं है। जबकि संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये सब अधिकार की चर्चा संविधान में आपको मिलेगा। जबकि काम पाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, काम पाना या काम करना ये नीति निर्देशक तत्व तो जरूर है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है।
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन 2 सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 6 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि देखिए भारत के संसद 3 भाग हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा वही आर्टिकल 81। वही राष्ट्र प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 के बारे में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। तो ये जो है ये गलत है, ये कहीं से सही नहीं है। इसमें सही बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। देखिए संसद राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति तभी बनेगा जब वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, बस उनकी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। वही चुनाव के समय कोई लाभ का पद धारण किया हुआ न हो। तो इसमें कोई भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ये गलत है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं। देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनका जो भी भत्ता तय है उसमें अब कोई कटौती नहीं की जा सकती है, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में चर्चा किया गया है और वही राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल जो है इसके बारे में आपको आर्टिकल 54 में देखने को मिल जाएगा। जबकि राष्ट्रपति का शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में, जबकि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सही है, 56 कौन सही है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। मतलब राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 160 के तहत संविधान जो है असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को बंद कर सकता है कि आप राज्यपाल का जो काम है आप कीजिए। आप देखिए ये आर्टिकल 160 के तहत देखिए राज्यपाल मूल संविधान में आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 153 जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति का है वही स्थिति जो राज्य में है वो राज्यपाल का है। राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार है कुछ, वही राज्यपाल के वो चीजें प्राप्त नहीं है राज्यपाल को। राष्ट्रपति मृत्युदंड के क्षमा को माफ कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है, जबकि ये राज्यपाल को अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद 164 जो है वो बताता है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न भाग है। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न भाग है, ये आर्टिकल 164 कहता है। देखिए जैसे संसद है वो उसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से विधानमंडल है, विधानमंडल और विधानमंडल के भी 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आर्टिकल 168 में विधानमंडल का चर्चा किया गया है, वही विधान परिषद आर्टिकल 169 में, जबकि विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 में चर्चा किया गया है। वही अगर राज्यपाल के पास आते हैं तो ये आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में चर्चा किया गया है। विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ये राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है या द्विसदनीय विधायिका है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये जो हैं या भारत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 से 139 तक आपको इसकी व्याख्या मिलती है। 124 से 139 तक। 124 में कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की इसके स्थापना के बारे में, इसका गठन, इसका शक्ति क्या होगा, ये सब जो है इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया है। वर्तमान में जो है 34 आपके न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, जबकि 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आपको मिनिमम कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, जबकि वहीं पे मैक्सिमम एज है 65 ईयर। याद रखिएगा ये भी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि कौन निर्धारित करेगा? तो जैसा कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो निर्देश करेंगे। तो देखिए, भारत का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण, देखिए भारत के संविधान में बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 जो है 1112 जो है 112, ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, जो हर साल फरवरी महीने में जारी किया जाता है, और इसे ही बजट कहते हैं अपने आम बोलचाल में, लेकिन बजट का कहीं उल्लेख नहीं है। और ये जो है उसी दिन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा जिस दिन भारत के राष्ट्रपति इस चीज़ को निर्देशित करेंगे। और कोई भी विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो देखिए, पूंछी आयोग जो है इसका रिपोर्ट जो है वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध, राजमानार आयोग, ये भी केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है। तो ये सब जो है गोईपरिया, निर्वाचन सुधार आयोग, तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध। पूंछी आयोग जो है आपका 2007 में इसका गठन किया गया था, और ये जो है 2008 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, 2008 में, और इसका गठन किया गया था केंद्र राज्य का संबंध क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए। पूंछी, देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में अगर बात की जाए तो राजमनार भी है, सरकरिया आयोग भी है, ये सब केंद्र राज्य संबंध के ही जांच के बारे में इसके गठन किया गया था। सरकरिया आयोग का बात किया जाए तो ये 1983 में आया था, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा जो है वो संघ में नहीं है? तो देखिए, 3 तरह की अनुसूचियों की अनुसूची चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 99, राज्य सूची में आपका पहले 47 था, सॉरी ये 47 जो था समवर्ती सूची में था, पहले 47 था अब 52 हो गया। वहीं पे राज्य सूची में पहले 66 था, अब घट करके 61 हो गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए, प्रतिरक्षा, रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। वही बात बैंकिंग की करते हैं, तो बैंकिंग जो है ये संघ सूची का ही विषय है। भूमि, तो भूमि जो है ये लैंड रिकॉर्ड जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची। जबकि वायु सेवा जो है ये भी संघ सूची में आता है। वही रेल भी संघ सूची में, जबकि रेल सेवा पुलिस जो आ जाएगा वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो हुई थी वो सरकरिया आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। सरकरिया आयोग का गठन आपका 1983 में किया गया था, और आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और इसका कार्य जो है वो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को स्थापित करना, मतलब
व्यवहार को बनाए रखना इसका कार्य है। और इसका गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। पहली बार जो गठन हुआ था 1990 में हुआ था, 10 अक्टूबर 1990 में इसका पहली बार गठन हुआ था। जून 1990 को स्थापना हुई थी, जिसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, याद रखिएगा। एक और है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, 3 बार की जाती है, ये जरूरी है, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन पर गृहीत हुआ है? तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। वही जो है भारत का संविधान की बात कहें तो भारत की जो संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर का वही 7 साल बाद 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, जैसे ये मुखिया का, ये सब जो भी हैं स्थानीय निकाय में, ये राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाता है। वही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी चीज़ों का चुनाव जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका करवाता है। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन से सही है, कथन कौन सा सही है, ये बताना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं वो 6 वर्ष की आयु के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए पद धारण करते हैं, ना कि 5 और 62। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं वो नियुक्त तो किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ना तो 1 ना तो 2, कोई सही नहीं है, डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। नेक्स्ट जो है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री के निर्वाचन नहीं बल्कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सही है। वहीं पे बोल रहा है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ये जो है सही है, ये सही है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना भी की गई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना इसके ही तहत की गई थी, जबकि ये सही नहीं है, इसमें राष्ट्रपति के लिए किया गया था। देखिए, 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और 44वां संविधान संशोधन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ही आंतरिक अशांति के आधार पर सर्वप्रथम सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था, क्योंकि 1975 में जो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय, उसको मतलब वो काल ब्लैक डे मनाया जाता है, उस दिन ब्लैक डे कहा जाता है देश के लिए, संविधान के लिए। और उसमें वो अपने शक्ति का प्रयोग की थी इंदिरा गांधी, जो होना नहीं चाहिए था, इसलिए 1978 में संशोधन करके आंतरिक आधार पर सैन्य विद्रोह लागू कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट अंत तक वीडियो को देखने के लिए। तो बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।